हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे थे साइंस की, जिसमें लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने लेसन नंबर 1 और 2 को नहीं देखा या नहीं पढ़ा अभी तक, तो आप जाके जब आप लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 की वीडियो को देख लोगे तो लेसन नंबर जो 3 का चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएगा और सारी चीज़ें आसानी से अंडरस्टैंड भी हो जाएगी। लेसन या फिर चैप्टर नंबर हमारा 3 रहेगा आज, तंतु से वस्त्र तक। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली और भुजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों ही अत्यधिक खुश थे, उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई जो पुरस्कार से राशि थी, यानी कि जो मनी उन्हें प्राप्त हुई थी पुरस्कार के रूप में, उससे वे अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया था कि उन्हें क्या करना है कि जो उन्हें राशि मिली है, पैसे मिले हैं, वो उन पैसों से अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए वस्त्र खरीदेंगे। जब वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता, यानी कि अलग अलग प्रकार के, जब उन्होंने वस्त्रों की विविधता के बारे में देखा, उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें ये समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती होते हैं तो कुछ कैसे होते हैं, संश्लिष्ट होते हैं या फिर कृत्रिम होते हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा सोल भी थी। दुकानदार के पास क्या था, ऊनी मफलर भी था और सोल भी थी। दुकान में क्या थी, बहुत सारी रेशमी साड़ियां भी थी। पहली तथा भुजो अत्यधिक उत्तेजित हो गए, खुश हो गए और उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, यानी छूकर देखा अलग अलग कपड़ों को और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और यानी कि जो कपड़े हैं अलग अलग प्रकार के थे, तो क्या करा था, उनके बारे में उन्होंने दुकानदार से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी और अंत में जाके उन्होंने क्या खरीदा, जब सबके बारे में, सारे कपड़ों के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली, तो फिर उन्होंने अंत में ऊनी मफलर और सूती साड़ी को खरीदा। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और भुजो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना भी आरंभ कर दिया। उन्होंने ये देखा कि जो बेडशीट होती है, यानी कि बिस्तर पर बिछाने की जो चादर होती है या फिर कंबल होते हैं, पर्दे होते हैं, मेजपोश होता है, तौलिए, झाड़न या फिर जिसे डस्टर कहते हैं आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार या फिर अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हुए थे। यहाँ तक कि उनके अपने जो बस्ते थे, बोरे थे, वह भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने थे, यानी कि जो उनके बस्ते थे और बोरे थे वो भी अलग अलग प्रकार के वस्त्रों से बने थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी और रेशमी अथवा संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम के रूप में की थी। किसके रूप में की थी, जब उन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा, अलग अलग वस्त्रों के बारे में देखा, सूती के बारे में पहचान की, ऊनी के बारे में पहचान की, रेशमी के बारे में पहचान की और संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम रूप में पहचान की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3.1, इसमें क्या, वस्त्रों में विविधता, यानी कि जो वस्त्र होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। क्रियाकलाप 1 को पहले डिस्कस करते हैं। अपने आसपास किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण करना है, यानी कि दर्जी की दुकान पर जाना है। सिलाई के बाद बचे जो कपड़े होते हैं, कतरन जो बचती है, कतरन को इकट्ठा करना है और कपड़े की जो प्रत्येक कतरन को क्या करना है, स्पर्श करना है या फिर छूना है। छूने के बाद क्या करना है, उसका अनुभव करना है कि कपड़े किस प्रकार के बने होते हैं। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम के लेबल लगाने का भी प्रयास करना है कि कौन सा कपड़ा सूती है, कौन सा कपड़ा रेशमी है, कौन सा कपड़ा ऊनी है, कौन सा कपड़ा कृत्रिम है। तो इन पे सब पे क्या लगाना है, नाम लिखना है एक कागज़ से और उस पर लेबल लगाना है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं?
जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं या फिर जब हम किसी कपड़े का निरीक्षण करते हैं तो वह एक सच टुकड़ा प्रतीत होता है। अब हमें क्या करना है, ये जो दिखाया गया है चित्र 3.2 को, इसे हमें ध्यान से देखना है। जैसे कपड़े की दुकान में ये जो अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं, कुछ सूती मिलेंगे, कुछ रेशमी मिलेंगे, कुछ कृत्रिम मिलेंगे, कुछ ऊनी टाइप के मिलेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़ों के बारे में बताया गया है। चलिए क्रियाकलाप 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में क्या करा था, लेबल लगाया था सूती वाले कपड़े पे कि ये सूती कपड़ा है, और इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या फिर तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। सूती कपड़े पे हमें क्या देखना है, एक तागा देखना है या फिर एक धागा ढूंढना है हमें, और इसे बाहर से खींचे, यानी कि जो धागा हमने देखा, धागा देखने के बाद उसे क्या करना है, उसे खींचना है। अगर हमें कोई ढीला तागा हमें दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करना है, पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा या फिर एक धागे को धीरे से बाहर खींचना है उसे। और हम ये देखते हैं कि तागों या फिर धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर हम क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। ये तागे किससे बनते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे ये जो धागे बनते हैं, तागे बनते हैं, वो किस चीज़ से बनते हैं। जैसे ये चित्र आपको दिख रहा होगा, चित्र जो 3.3 में दिया है, कपड़े से कोई तागा या फिर तंतु खींचना। जैसे ये कपड़ा है और कपड़े से क्या करें, लास्ट में इसके तंतु या फिर धागे को या तागे को खींचा जा रहा है एक एक करके। जब तागे को खींच लिया तो इसे क्या किया जा रहा है, अलग अलग करके रखा जा रहा है। आखिर जो धागे हैं वो किन तंतुओं से बनते हैं, तो चलिए अब तंतुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। 3.2 तंतु, इसमें क्रियाकलाप 3 को डिस्कस करते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़ों से कोई तागा बाहर निकालिए। हमें क्या करना है, कोई सूती कपड़ा लेना, उससे वहाँ से तागे को बाहर निकालना है और इस तागे के टुकड़ों को मेज पर रखना है। उस क्या करना है, एक एक जो हमने तागा निकाला, तागे को उठा के मेज पर रखना है हमें, और इस तागे के टुकड़ों के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाना है। क्या करना है, जैसे ये चित्र में आपको दिखाया हुआ है, एक जो तागा है, तागे को अपने अंगूठों की मदद से दबाना है और तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोचे, यानी कि तागे की जो दूसरी साइड क्या करना है, अपने नाखून से इसे खींचना है। जैसे ये खींचा जा रहा है और आप इस सिरे पर ये देखते हैं कि जो तागा है, जो धागा है, वे पतली लड़ियों में विखंडित है, यानी कि जो तागा या धागा होता है वो अलग अलग पतली लड़ियों से बना होता है। जैसे ये क्रियाकलाप 3.4 में किया जा रहा है, तागे को पतले तंतुओं में विखंडित किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग किया जा रहा है। चलिए 3.5 की क्रियाकलाप को देखते हैं। तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने तागे को खींचा, तागा पतली जो लड़ियों में क्या हो गया, विखंडित हो गया, अलग हो गया। सुई में तागे को पिरोने या फिर डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा कि कई बार जो तागे का ये सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक होता है, फिर अलग हो जाता है। जब सुई के अंदर आप जब धागा डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, धागे अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है, तो धागे अलग अलग हो जाते हैं। तो धागे क्या है, पतली लड़ी में नहीं होता, जिससे कि सुई में डालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियाँ से मिलकर बनी होती है, यानी कि जो धागा होता है, जो तागा होता है, तागा पतली लड़ियों से तो है ही, और वो उससे भी ज़्यादा पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। याद रखना, जो तागा है वो पतली लड़ियों से मिलकर तो बनता है, मगर और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनता है, जिसे हम तंतु कहते हैं। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वस्त्र या तागों या फिर धागों से मिलकर बनते हैं। वस्त्र हमारे कैसे बनते हैं, तागों से बनते हैं या फिर धागों से मिलकर बनते हैं। तथा तागे भी आगे किससे बनते हैं, तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तागे भी कैसे बनते हैं, तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तंतु से वस्त्र हम बनाते हैं, धागे बनाते हैं, तो ये तंतु हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ जो वस्त्रों के जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी, कुछ क्या होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं या फिर पौधों से प्राप्त होते हैं। कुछ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी कि हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं।
इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो तंतु हमें पादप यानी कि पौधे और जो तंतु हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, जूट को क्या कहते हैं? पटसन। पादपों से यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना आप लोग कि जो रुई होती है या फिर जूट या फिर पटसन होता है वो पौधों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम हमें किससे प्राप्त होते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं हमें। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है, यानी कि जो ऊन भेड़ अथवा जो बकरी की जो कर्तित ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? ये भी हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। और इसे खरगोश, याक अथवा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ऊन होती है वो किससे बनाई जाती है? ऊँटों के बालों से बनाई जाती है, खरगोश के बालों से बनाई जाती है, याक के बालों से बनाई जाती है या फिर बिल्ली के बालों से बनाई जाती है? तो हमारे इसमें आंसर क्या रहेगा? खरगोश से भी बनाई जाती है, याक से भी बनाई जाती है, ऊँटों के बालों से भी बनाई जाती है, मगर बिल्ली से नहीं बनाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखना। चलिए अगला जो है रेशमी तंतु। रेशमी तंतु कैसे होते हैं? रेशम कीट जिसे कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु को कैसे करते हैं? रेशमी कीट या फिर कोकून से बनाया जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था, यानी कि जब 1000 वर्ष पहले की बात की जा रही है, उस समय जो हमारे वस्त्रों का निर्माण होता था वो सिर्फ प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्रों का निर्माण होता था। किससे? पादपों यानी कि पौधों से, दूसरा जंतुओं से यानी कि जो जानवरों से प्राप्त होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप तो नहीं है और तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि लगभग पिछले 100 वर्षों से जो रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप और जंतु ही नहीं है अथवा इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, यानी कि जो पादप और जंतु से प्राप्त नहीं होते, अन्य चीज़ों से ही प्राप्त होते हैं, जिसमें पॉलिएस्टर से हमें प्राप्त होते हैं वस्त्र, नायलॉन से प्राप्त होते, एक्रिलिक से प्राप्त होते हैं। ये सारे क्या है? संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। जब भुजो म्यूजियम में गए, संग्रहालय में गए तो उन्होंने इस वस्त्र को देखा। ने कौन पहनते थे? योद्धा पहनते थे या फिर महाराजा पहनते थे। तो वे ये जानना चाहते कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतु से बनी है? हाँ, तो भुजो का क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ये भी तंतुओं से बनी है, मगर ये कौन से तंतुओं से बनी है? ये हमारे प्राकृतिक तंतुओं से बनी है, क्योंकि उस टाइम कैसे थे, जो हमारे वस्त्र बनाए जाते थे वो संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतुओं के नहीं बने थे। ये कब आए थे? 100 वर्ष पहले ही आए और 1000 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो ये सारे प्राकृतिक तंतुओं से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु में कौन से? जो हमें पादप या पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर हमें जानवरों से प्राप्त तंतु होते हैं, उनसे ये वस्त्र बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 3.3 को डिस्कस करते। कुछ पादप तंतु यानी कि कुछ जो पादप है वो तंतु भी होते हैं हमारे। जैसे हम रुई के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? यानी कि जब आपने देखा होगा तेल का जो लैंप होता है, लैंप के अंदर हम छोटी छोटी बत्तियां बनाते हैं। जो बत्तियां बनाते हैं, हम बत्तियां किससे बनाते हैं या फिर क्या उपयोग में लाते हैं बत्तियां बनाने के लिए? तो इस रुई का उपयोग यानी कि इस रुई का उपयोग किस में किया जाता है? गद्दों में किया जाता है, रजाइयों में आपने देखा रुई का प्रयोग किया जाता है, अथवा तकियों में भी हमारी रुई का प्रयोग किया जाता है। कुछ रुई लेनी है, रुई को लेने के बाद इसे खींचना है या फिर उसे पृथक करना, अलग करना है, और इसके किनारों को हमें क्या करना है? ध्यान से देखना है रुई के। और आपने जब प्रेक्षण किया, रुई का निरीक्षण किया खींचने के बाद उसके किनारे से, तो ये छोटी पतली लड़ियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। यानी कि जब हमने रुई को खींचा, रुई में हमें पतली पतली लड़ियां दिखी, पतली पतली लड़ियां दिखी, तो ये क्या है? कपास तंतुओं से बनी। ये जो लड़ियां होती है, ये जो कपास होता है, रुई को हम क्या कहते हैं? कपास भी कहते हैं। तो रुई या फिर जो कपास होता है हमारा, ये किससे बनता है? ये तंतुओं से मिलकर बनता है।
रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है, रुई को खेतों में उगाया जाता है। और इसे साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं, यानी कि जो कपास के पौधों को वहाँ पे उगाया जाता है जहाँ की जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, काली होती है और जलवायु उष्ण होती है। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कपास होता है, रुई होती है, कहाँ पे उगाए जाते हैं उनके पौधों को? जहाँ की जो मिट्टी होती है वो काली होती है और जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल, जिसे कपास गोलक कहते हैं, लगभग कैसा होता है? नींबू के माप के होते हैं। कपास पादप के फल होते हैं। क्या होते हैं? फल होते हैं। और ये कैसे होते हैं? कपास गोलक कहते हैं। और ये नींबू के माप के, यानी कि नींबू के जितने बड़े होते हैं। कपास गोलक होते हैं। जब ये पूर्ण परिपक्व होते हैं, परिपक्व होने के बाद इसके जो बीज होते हैं वो टूटकर खुल जाते हैं और तथा आपस में कपास तंतुओं से ढके विनोले होते हैं या फिर कपास बीज होते हैं इसके, उसे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? यानी कि आपने कोई कपास ऐसे देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं, जहाँ से जो कपास है, कपास बनाने के लिए तैयार होते हैं। इस समय खेत कपास के परिफुल्लों या फिर रोवों से इतना श्वेत हो जाता है, यानी कि इतना सफ़ेद हो जाता है जैसे कि हिम ने ढक लिया हो। यानी कि जब खेत में कपास जो फरी फूल हो जाता है, रोवे से इतना ज़्यादा पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि बर्फ़ पड़ी हो, वो पूरा हिम से ढक गया हो। बिल्कुल कैसा दिखा है? जैसे कि ये पूरा बर्फ़ से ढका हो। तो ये हमारे क्या है? रुई या फिर कपास के खेतों के बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के जो बोले होते हैं उसे हाथों की प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इसके पश्चात कपास के जो बीज होते हैं, बीजों को कंकतन द्वारा अर्थक किया जाता है। हस्त चयन प्रक्रिया के द्वारा जो कंकतन है उसके बीजों को अलग किया जा रहा है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है, यानी कि जो पहले जो थे कपास होते वो सिर्फ हाथों से ओटा जाता था जैसे, और आजकल जो कपास है ओटने के लिए हम मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जूट। जूट जिसे हम पटसन भी कहते हैं। पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना आप कि जो जूट या फिर जो पटसन होता है, पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जो इसकी खेती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में इसकी खेती कब की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। तो इसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट और डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। भारत में जो पटसन है, पटसन कहाँ कहाँ उगाया जाता है? कहाँ कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में। सामान्यतः पटसन पादप जो फसल होती है उसको पुष्पन, यानी कि जब वो ये पुष्प की अवस्था में होती है पटसन को, उसे काट दिया जाता है। पादप के तने से हमें पटसन प्राप्त होता है। और फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक क्या करते हैं? जल में डुबो कर रखते हैं और ऐसा करने पर तने जो होते हैं गल जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा, यानी कि हाथों की प्रक्रिया के द्वारा, हस्तचयन द्वारा अलग अलग कर दिए जाते हैं। और उसके बाद अलग करने के बाद क्या किया जाता है? वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों या फिर धागों में परिवर्तित या फिर बदलाव कर लिया जाता है। यानी कि जो वस्त्र बनाने से पहले जो ये तंतु हमने इकट्ठे किए पटसन के, और उसके बाद हम इसे तागों में या फिर धागों में उसको बदल लेते हैं या फिर परिवर्तित कर लेते हैं। अगले 3.4 को डिस्कस करते हैं। सूती तागों की कताई हम कैसे करते हैं? क्रियाकलाप 4 को डिस्कस करते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, यानी कि एक हाथ में हमें कुछ रुई लेनी है और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा जो तर्जनी होती है, हमारी जो उंगली होती है, उसके बीच की कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से क्या करना है? हमें बाहर की ओर खींचना है
और तथा रेशों को लगातार क्या करना, हमें ऐंठना है, दोनों की मदद से, तर्जनी की और अंगूठी की मदद से उसे जब हम ऐंठेंगे, उसे मोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, उससे तागा आसानी से बन सकता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। रेशों से तागा बनाने की या धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं या फिर टाइट से मोड़ते हैं, और ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाए। जब हम उसे रुई को ऐंठेंगे, ऐंठने के बाद क्या होता है, जो रेशे होते हैं उसके क्या हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, और एक तागा या फिर जो धागा होता है हमारा, वो बनकर तैयार हो जाता है। कताई के लिए सरल युक्ति का प्रयोग किया जाता है या फिर हस्तक्षेपों का उपयोग भी किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम तकली कहते हैं। तो इसे भी याद रखना, कताई के लिए सरल युक्ति हस्तक्षेपों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है, कौन सी है, चरखा। इसे भी याद रखना कि हाथ से प्रचलित सबसे जो प्रचलित है उपयोग है, वो हम चरखे से करते हैं। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कताई किए हुए धागों या फिर तागों से बने हुए वस्त्रों यानी कि खादी को पहनने के लिए बोला था, और तथा इससे क्या होता कि तथा ब्रिटेन की मिलों में जो बने आयातित कपड़ों का क्या करना था, बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी कि जब चरखे के द्वारा क्या कताई की थी और उससे वस्त्र बनाए थे, हाथों से बने हुए वस्त्र, खादी वस्त्र को पहना था, और इससे जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन की मिलों को बहिष्कार किया था कि हमें ब्रिटेन की मिलों से कोई भी वस्त्र नहीं खरीदना, हमें अपने जो वस्त्र खुद बनाएंगे। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में इस संगठन का निर्माण भी किया, जिसे क्या कहा, जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है, दोबारा बता रही हूँ। भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नाम से जाना जाता है। वृहत पैमाने यानी कि बड़े पैमाने पे तागों या धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। यानी कि जब बड़े पैमाने पर हमें तागों की कताई करनी है, धागों की कताई करनी है, तो ये किया जाता है मशीनों की सहायता से, ताकि हम बड़ी मात्रा में जो धागे हैं, तागे उसे प्राप्त कर सके। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। जब हम कताई करते हैं, कताई के पश्चात जो तागों का उपयोग होता है, वो हम किस लिए करते हैं, वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। पॉइंट नंबर 3.5 को डिस्कस करते हैं। तागे से वस्त्र हम किस प्रकार से बना सकते हैं, वस्त्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां होती है या फिर अनेक विधियां होती हैं। इनमें से जो दो होती है, दो प्रमुख विधियां होती है, कौन कौन सी, पहली है बुनाई, दूसरी है बंधाई। पहले बुनाई के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने ये ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ क्या करते हैं, हम व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित करने से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं, या फिर इंग्लिश में वीविंग कहेंगे। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का भी हम प्रयास करते हैं। चलिए अगले क्रियाकलाप में हम कागज की पट्टियों से भी हम किस तरह अनेक चीज़ें बना सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्रियाकलाप 5 को डिस्कस करते हैं। भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग रंगों के दो कागज़ की हमें शीट लेनी है पहले। उसके बाद दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई, दोनों की कैसी होगी, 30 सेंटीमीटर लंबाई होगी और 30 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होगी। और सीट कैसी होगी, वर्गाकार हमारी सीट होगी। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए। अब दोनों सीटों को क्या करना, आधा मोड़ना है, और उसके बाद जो रेखा को खींचनी है, जैसे ये चित्र 3.2 और 3.12 में बताया गया है। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश को हमें क्या करना है, काटना है, और फिर सीटों की जो मोड़ें होती है उसे खोलकर फैलाना है। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटावों से चित्र जो 3.12 में दिखाए अनुसार हमें क्या करना है, बुनना है, उसकी बुनाई करनी है। और 3.12 में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है।
जैसे ये क्या करा, पहले इस कागज़ को मोड़ा गया है, मोड़ने के पश्चात उसके बाद क्या है, दोनों अलग अलग कागज़ है और ये कैसे है, वर्गाकार कागज़ है। उसके बाद इसे क्या करा है, दोनों को बुना है। जैसे ये चित्र इसमें दिखाया गया, इसे बुना है, चटाई बनाई जा रही है, या इससे हम पंखे बना सकते छोटे छोटे। तो ये क्या की जा रही है, अलग अलग प्रकार से बुनाई की जा रही है। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। यानी कि इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, तागों से दो जो सेट मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, इससे हम अपने जो कपड़े हैं, अपने जो वस्त्र है वो भी बना सकते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत ही पतले होते हैं। यानी कि अगर हम कागज़ की बात करें और दूसरी जगह हम तागे की बात करें, धागे की बात करें, जो कागज़ की तुलना में जो तागे होते हैं बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, आप सभी ने देखा होगा। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं, या तो हाथ से चलने वाले होते हैं, या फिर विद्युत से चलने वाले होते हैं। जैसे ये हाथ से चलने वाले हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक विशेष प्रकार की बुनाई। हम अलग प्रकार की बुनाई भी किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे स्वेटर, आप सभी ने स्वेटर को देखा होगा, स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई को क्या कहते हैं, हम निटिंग कहते हैं। याद रखना, स्वेटर की बुनाई को निटिंग कहते हैं। किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, वो तागे अलग अलग उसमें बढ़ जाते हैं। एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, मोजे के कोई धागा खींचते हैं तो जो एकल धागा होता है, जो अकेला जो धागा होता है, वो क्या होता है, खींचता हुआ चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। और वस्त्र हमारा कैसा जाता है, उधड़ता जाता है जब हम किसी एक धागे को खींचते हैं जो एकल धागा होता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी ही बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। यानी कि जो मोजे होते हैं, अन्य प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, वो किससे बनते हैं, हमारे एकल धागे से बनते हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। यानी कि जो इस प्रकार की बुनाई होती है, मोजे बनाती है, अन्य चीज़ बनाती है, हम हाथों से भी बना सकते हैं और मशीनों से भी बना सकते हैं। जैसे स्वेटर की बुनाई की जा रही है, ये दो सिलाई से किया जा रहा है, हम स्वेटर को बुन रहे हैं, स्वेटर की बुनाई की जा रही है। तो हम जब उसे उधेड़ेंगे, अगर हम इसका एकल धागा खींचेंगे तो क्या करेंगे, हमारे जो वस्त्र है वो उधड़ना शुरू हो जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। यानी कि दोनों प्रकार की बुनाई का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, वस्त्रों को बनाने के लिए, अलग अलग प्रकार के। और इन वस्त्रों का जो उपयोग है, पहनने की जो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, 3.6 को। वस्त्र सामग्री का इतिहास। यानी कि जो हमारी वस्त्र बनाई गई है, वो उसका जो इतिहास है वो क्या रहा है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। यानी कि कभी आपने ये पता लगाया कि जो प्राचीन काल में लोग कपड़े पहनते थे, वो किस प्रकार के वस्त्र पहनने का प्रयोग करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रारंभ में जो लोग थे, वृक्षों की छाल या फिर बल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की जो चर्म होती है, चमड़े होते हैं, और समूर्ध से अपने शरीर को ढकते थे। यानी कि पहले प्राचीन काल में हमें से साबित जो होता है कि जो लोग थे उस समय उन्हें वस्त्र बनाने नहीं आते थे, वो सिर्फ पेड़ों की छालों से या फिर जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी या फिर जो जंतुओं के चमड़े होते थे, उससे हमारे अपने जो शरीर है उसे ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालियां या फिर टोकरियां बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई और इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। भारत में पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। यानी कि इसमें कहेगी जो पहले जब कृषि समुदाय में जब लोग आए, और धीरे धीरे जैसे वो जागरूक होते गए, जैसे जैसे उन्हें जानकारियाँ मिलती गई, तो वो क्या करने लगे, पतली पतली जो टहनियाँ थी उसके घास फूस थे उससे बुनकर उन्होंने अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनानी शुरू की, चटाई टोकरियाँ बनाना शुरू करी और अपने लिए वस्त्र है उसका भी बनाना शुरू करा।
जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। रुई कहाँ उगाई जाती है? गंगा नदी के निकटवर्ती, जो निकट यानी कि पास के क्षेत्रों में उगाई जाती है। फ्लैक्स, इसे याद रखना, जो फ्लैक्स है वो एक पादप है, एक पौधे हैं जिनसे जो प्राकृतिक तंतु है वो प्राप्त किए जाते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, तो उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। यानी कि उस समय लोगों को वस्त्र बनाना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, जो वहाँ के जो सामान होते थे, पेड़ पौधे झाड़ियाँ इस टाइप के, उससे ही अपने शरीर को ढक लेते थे। वे शरीर को आच्छादित या फिर ढकने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे, जैसे सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार करे। यानी जब सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ तो आविष्कार करने के बाद सुई से वस्त्रों की सिलाई करना शुरू करी और उससे बने कपड़े को पहनना शुरू किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं भी आई। यानी कि जब इस प्रकार के कपड़े सिले गए, कपड़े में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता भी देखने को मिली हमें। परंतु यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो अगर हम आज के समय में जो साड़ियाँ होती है, धोतियाँ होती है, लुंगियाँ होती है या जो पगड़ियाँ होती है, हम उसे बिना सिले भी उसका उपयोग कर लेते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, लेसन नंबर जब हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा कि जो भोजन है हर क्षेत्र, हर राज्य में अलग अलग प्रकार के लोग भोजन खाना पसंद करते हैं एक ही समय में। और उसी प्रकार जो लोग हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग राज्य के, अलग अलग परंपराएं जिनकी होती है, वो उसी प्रकार के अपनी जो वस्त्र है उसे पहनना पसंद करते हैं। यानी कि वस्त्रों में भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। जैसे ये पास गोलब होते हैं, उसे ओटना विधि से अलग किया जाता है, उसके बाद इसे रेशे बनाए जाते हैं, रेशे के बाद इसकी कताई की जाती है, कताई करने के बाद इसे धागे में परिवर्तित किया जाता है। धागे से क्या करते हैं, या तो बुनाई की जाती है या फिर बंधाई की जाती है, और जिससे हमारे जो वस्त्र है वस्त्र तैयार होते हैं। प्रमुख शब्द को भी हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक बार आपको और रिमाइंड हो जाए सारी चीज़ें। सबसे पहले रुई के बारे में डिस्कस करते हैं। रुई क्या है? रुई होती है या फिर जो कपास है, खेतों में उगाई जाती है। रुई को कहाँ उगाते हैं? रुई या कपास को खेतों में उगाया जाता है। और कपास के जो पौधे हैं कहाँ पे उगाते हैं? जहाँ की जो मिट्टी होती है वो काली होती है और जलवायु उष्ण होती है। वस्त्र क्या होते हैं? जो हमारे धागों या तागों से मिलकर बनते हैं, और तागे भी क्या आगे जाकर अनेक तंतुओं से मिलकर बनते हैं, उसके बाद हमारे वस्त्र तैयार होते हैं। और सभी लोग क्या है, अपने जो वस्त्र है वो भी अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग परंपराओं के हिसाब से विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, और वस्त्रों में भी विविधता देखने को मिलती है। तंतु, तंतु क्या होते हैं? तागे की दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियाँ होती है, और पतली जो लड़ियाँ होती है वो और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनती है। जो मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। एक प्राकृतिक तंतु होते हैं। प्राकृतिक तंतु में कौन कौन से आ जाते हैं? जो पादप से प्राप्त होते हैं और या फिर हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये सारे प्राकृतिक तंतु के अंदर आ जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल जैसे आते हैं सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु, ये सारे क्या है? प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण है या एग्जाम्पल है। कताई क्या होती है? रेशों से तागा या धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। बुनाई, बुनाई क्या होती है? तागों को दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं या फिर वीविंग कहते हैं। तागा, तागा क्या हो? तागा बनाते हैं, धागा बनाते हैं और वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है तागे या धागे का प्रयोग। तागा भी अनेक तंतुओं से मिलकर बनता है। समरी या फिर सारांश को भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। वस्त्र सामग्री यानी कि वस्त्रों में भी अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं। कुछ वस्त्र सूती होते हैं, कुछ रेशमी टाइप के होते हैं, कुछ ऊनी वस्त्र होते हैं, कुछ पॉलिएस्टर वस्त्र होते हैं। तो वस्त्रों में क्या होती है? विभिन्नता होती है। जिस तरह हमारे खानों में विविधता होती है उसी प्रकार वस्त्रों में भी विविधता होती है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। वस्त्र क्या है? वस्त्र तागों से, धागों से बनते हैं जिसे आगे जाके तंतुओं से बनाया जाता है।
तंतु क्या होते हैं? तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या फिर अथवा संश्लिष्ट होते हैं या फिर कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक तंतु रेशम, ऊन और जूट कुछ क्या है प्राकृतिक तंतुओं के एग्जाम्पल है। ये हमें पादप से प्राप्त होते हैं या पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु, या फिर हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये कैसे हैं? प्राकृतिक तंतु हैं। और जबकि जो संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतु होते हैं, ये नायलॉन या पॉलिएस्टर के जो तंतु होते हैं वो संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण हैं। इसे भी याद रखना आप। अगले पॉइंट को डिस्कस करें, रुई और जूट जैसे तंतुओं पादप से प्राप्त किया जाता है। रुई और जूट कैसे प्राप्त की जाती है? पादपों से प्राप्त की जाती है, पौधों से प्राप्त की जाती है। और जो जूट होती है वो पादप के तने से प्राप्त की जाती है। इसे भी याद रखना आप। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से होती है जिनसे हम क्या करते हैं? हमारे वस्त्र तैयार होते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम में वर्गीकृत कीजिए। इसे मैं आपको बताऊंगी कौन से तंतु प्राकृतिक में आते हैं और कौन से तंतु हमारे कृत्रिम या फिर संश्लिष्ट तंतु के अंतर्गत आते हैं। नायलॉन किस में आता है? कृत्रिम में या संश्लिष्ट में तंतु आते हैं। ऊन, रुई, रेशम और पटसन ये कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? ये हमें प्राकृतिक तंतुओं से प्राप्त होते हैं। पॉलिएस्टर क्या है? हमारा कृत्रिम तंतु या फिर संश्लिष्ट तंतुओं के अंदर आता है। चलिए क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। इसमें नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, इसका हमें उल्लेख करना है, इसके बारे में बताना है। जैसे तंतुओं से तागा बनाते हैं, तो हाँ बिल्कुल तंतुओं से हम तागा बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा ही है। जैसे ऑप्शन खा में कहा कि कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जी हाँ, कताई जो है वस्त्र बनाने की एक प्रक्रिया होती है। अगले पॉइंट में कहा कि जूट नारियल का भारी आवरण होता है। जी नहीं, जूट जो है नारियल का भारी आवरण नहीं होता। जूट जो होता है वो हमें पादप के तने से प्राप्त होता है। तो ये क्या होगा? हमारा गलत रहेगा। रुई से बिनोले या फिर बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल, रुई से बिनोले बीज हटाने की प्रक्रिया को हम ओटना कहते हैं। ये सही रहेगा हमारा, ये सही है आंसर। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल हाँ जी, बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है? रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते? जी नहीं, रेशम तंतु पादप के तने से प्राप्त नहीं होते। पादप के जो तने से क्या प्राप्त होता है? हमें जूट या फिर पटसन प्राप्त होती है। रेशम तंतु रेशम कीट से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु? जी नहीं, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु नहीं है, ये एक कृत्रिम या फिर संश्लिष्ट तंतु के अंतर्गत आता है जो पिछले 100 वर्ष से प्रयोग में हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने इसे डिस्कस करते हैं। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरे करने हैं। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते। किससे प्राप्त किए जाते हैं पादप तंतु? जल्दी से बताइए। अभी हमने पढ़ा है कपास, और दूसरा क्या होता है? पटसन। पटसन को क्या कहते हैं हम? जल्दी बताइए। अभी हमने पढ़ा है जूट। ये हमें पादप से प्राप्त होते हैं। अगला फिल इन द ब्लैंक्स बोला है डैश और डैश जातक या फिर हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। जंतु से कौन से प्राप्त होते हैं? हमें ऊन, अभी हमने पढ़ा था ना, ऊन प्राप्त होता है। और दूसरा रेशम। रेशम जो है रेशम तंतु हमें कहाँ से? रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। तो ये सारे जानवरों से प्राप्त तंतु हैं। क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं। रुई तथा जूट या फिर पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? को कपास और पादप के तने से प्राप्त होते हैं। चलिए नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए। नारियल से हम क्या क्या बना सकते हैं? रस्सी बना सकते हैं, और दूसरा हम बना सकते हैं नारियल से पायदान हम बना सकते हैं। ये किससे बनता है? ये नारियल से हम
नारियल के तंतु से रस्सी और पायदान हम बना सकते हैं, इसे भी याद रखना। चलिए क्वेश्चन 6 को डिस्कस करते हैं। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 8 से उसे व्यवस्थित करके हम तागा बनाते हैं। चलिए आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, तो इसे डिस्कस करते हैं हम लोग। भारत रुई तथा सूती वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक रहा है, यानी कि जो भारत में रुई और सूती वस्त्रों के लिए प्रमुख रूप से उत्पाद किया जाता था। भारत बहुत से अन्य देशों को सूती वस्त्रों तथा वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी कि जो भारत में क्या होता है कि जो भारत में अन्य देशों के लिए सूती वस्त्रों और वस्तुओं की आपूर्ति की जाती थी। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सूफी संत तथा कवि कवियत्री क्या थी, वो एक बुनकर थे। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। यदि ये सूती तंतु है तो ये जल जाते हैं, परंतु सिकुड़ते अथवा पिघलते नहीं है। जो सूती तंतु होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो आसानी से जल जाते हैं, परंतु कभी भी वो सिकुड़ते नहीं है और पिघलते भी नहीं है। तंतुओं से कागज के जलने जैसी गंध आती है। जितने भी हमारे जो जलने वाले तंतु होते हैं उनमें स्मेल कैसी आती है, कागज के जलने जैसी गंध आती है। रेशमी तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ता है और जल जाता है, परंतु पिघलता नहीं है। जो रेशमी तंतु होते हैं हमारे रेशम के कीट से बनते हैं, जो ये क्या होते हैं, जब इसमें ज्वाला के कारण यानी कि जलने के कारण ये दूर सिकुड़ते हैं। ये क्या करते हैं, इनके जो धागे होते हैं ये सिकुड़ते हैं और जल जाते हैं, परंतु ये पिघलते कभी नहीं है। इससे जले मांस जैसी गंध, यानी कि जो रेशमी तंतु जलते हैं उसके जलने में कैसी स्मेल आती है, मांस जैसी स्मेल आती है। ऊनी तंतु भी सिकुड़ते हैं और जल जाते हैं, परंतु पिघलते नहीं हैं। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। जो ऊनी तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं और जल जाते हैं, परंतु पिघलते नहीं है। इससे जलते बालों जैसे तीव्र गंध आती है, और जो ऊनी तंतुओं के जलने में कैसी स्मेल आती है, जो बाल जलते हैं उसकी तरह तीव्र स्मेल आती है। संश्लिष्ट तंतु सिकुड़ते हैं, जल जाते हैं और ये पिघलते भी है, तथा जलते समय स्मेल कैसी आती है, इसके अंदर प्लास्टिक जैसी स्मेल आती है। चलिए भूजो का ये क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। भूजो जानना चाहता है कि रुई के तागों के जलने पर निकली जो गंध होती है कैसी आती है, कागज़ के जलने जैसी गंध आती है। तो ये बिल्कुल सही कहा है। और यानी कि भूजो जानना चाहते हैं कि क्या वे ये मान सकते हैं कि कागज़ भी पादपों से बना होता है। हाँ, भूजो का आंसर है कि जो कागज़ है वो हमारे पादप या फिर हमारे पौधों से बनाए जाते हैं। ये पूरा चैप्टर है पूरा फिनिश हो गया। आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने हर चीज़ को पूरी डिटेल्स में आपको समझाया है, और अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। साथ में प्रैक्टिस साइट भी चल रहे और हमारे अन्य विषय भी को भी हम साथ में पढ़ रहे हैं अपने। और थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।